अपने पास रखी 100 अरब की बचत और 3 माचिस की तीलियां बाहर निकालीं। फिर उन्होंने मुझसे और यांग डी से कहा कि हम दोनों इनमें से सिर्फ एक चीज चुन सकते हैं। अपने पिछले जन्म में मैंने एक पल की भी देर नहीं की, मैंने सीधे 100 अरब की विरासत चुन ली, जबकि यांग डी के हिस्से में सिर्फ 3 माचिस की तीलियां आईं। लेकिन किसे पता था कि उन 3 तीलियों में इच्छाएं पूरी करने की शक्ति छिपी हुई थी। जैसे ही वह एक तीली जलाकर कोई विश मांगता, वह विश सच हो जाती। यांग डी हमारे माता पिता से नफरत करता था, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि वे मुझ पर ज्यादा प्यार लुटाते हैं। इसलिए सबसे पहले उसने यही विश मांगी कि हमारे माता पिता की दर्दनाक मौत हो जाए। उसी पल पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई, जबकि माँ अस्पताल जाते समय ट्रेन की टक्कर से उछलकर दूर जा गिरी और वहीं मर गईं। मैं गुस्से में रसोई से चाकू उठाकर सीधे यांग डी के पास हिसाब चुकता करने पहुंचा, लेकिन वह सिर्फ तिरस्कार से हंसा। दूसरी माचिस जलाई और विश मांगी कि मुझे म्यांमार के एक कंपाउंड में तस्करी करके ले जाया जाए, जिंदा चीर दिया जाए और बेहद दर्दनाक मौत मिले। मैं डर से कांप उठा। मैंने अपनी सारी बचत निकाल दी, 1000 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स रख लिए और अपनी सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि किसी के लिए भी मेरे पास पहुंचना असंभव होना चाहिए था। लेकिन फिर एक रात अचानक सभी बॉडीगार्ड्स बिल्कुल एक ही समय पर बेहोश होकर गिर पड़े। आखिरकार मुझे फिर भी अगवा कर लिया गया, म्यांमार के उस कंपाउंड में घसीट कर ले जाया गया जहां मुझ पर कल्पना से भी ज्यादा भयानक अत्याचार किए गए और अंत में वहीं मेरी मौत हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मैं उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन विरासत बांटी जा रही थी। दादाजी कांपते हाथों से 3 माचिस की तीलियां निकाल रहे थे और उनकी कमजोर आवाज गूंजी, ये 100 अरब की विरासत और ये 3 माचिस की तीलियां, तुम दोनों भाइयों में से हर कोई सिर्फ एक चीज चुन सकता है। बिन, तुम बड़े भाई हो, इसलिए पहले तुम चुनो। मेरे पूरे शरीर में एक झटका दौड़ गया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच दोबारा जन्म लेकर वापस आ गया हूँ। पिछले जन्म में अपने परिवार की दर्दनाक मौत याद आते ही मैंने तुरंत अपने माता पिता की ओर देखा। वे दोनों बिल्कुल सुरक्षित मेरे पास खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे और मुझे हौसला देते हुए सिर हिला रहे थे। इस बार मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की। मैंने 3 माचिस की तीलियां चुन ली। पूरा कमरा वहीं स्तब्ध रह गया। क्या गुबिचौं पागल हो गया है? ये तो बस 3 साधारण माचिस की तीलियां हैं, सोने की छड़ें नहीं। और 100 अरब की पूरी विरासत वह अपने गोद लिए हुए छोटे भाई को दे रहा है। ऐसे समय पर संत बनने का नाटक कर रहा है। अगर इसे चुनना नहीं आता तो मुझे चुनने दो। दादाजी ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। क्या तुमसे गलती से गलत चीज चुन ली गई? तुम्हारे पिता का स्टार्टअप अभी अभी शुरू हुआ है और तुम्हारी माँ की तबीयत भी काफी समय से ठीक नहीं रहती। इस समय तुम्हारे परिवार को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। अच्छे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम दयालु हो और हमेशा अपने छोटे भाई के बारे में सोचते हो, लेकिन अगर तुम विरासत ले भी लेते तो बाद में उसका आधा हिस्सा उसे दे सकते थे। इतना बड़ा त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बिना जरा भी हिचकिचाए जवाब दिया। मुझे 3 माचिस की तीलियां ही चाहिए। मेरे छोटे भाई ने बचपन में ही अपने माता पिता खो दिए थे। उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा दुखद रही है। मुझे इस 100 अरब की विरासत का एक पैसा भी नहीं चाहिए। ये सब कुछ उसी को दे दीजिए। मेरा छोटा भाई खुशी से लगभग उछल पड़ा। उसने चेहरे पर घमंडी मुस्कान के साथ विरासत के कागजों पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए और फिर नकली एहसान जताते हुए बोला, धन्यवाद बड़े भाई, तुम सच में बहुत उदार हो। चिंता मत करना, जब तुम इतने गरीब हो जाओगे कि सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी, तब मैं तुम्हें 2 स्टीम्ड बन्स जरूर खरीद कर दूंगा। मैंने उसकी और बाकी लोगों की हंसी मजाक की बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि उन माचिस की तीलियों का असली रहस्य सिर्फ मैं जानता था। उसी रात मैंने अपने माता पिता को उनके कमरे में पूरी रात करवटें बदलते सुना। माँ कड़वाहट से बोली, आखिर बचान क्या सोच रहा था? हमने उसे 20 साल से भी ज्यादा समय तक पाला और बदले में हमें यही मिला, एक बेवकूफ बेटा। पिताजी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कल क्रेडिटर आने वाले हैं। अगर हम उनका पैसा वापस नहीं कर पाए तो यह घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। दादाजी हमेशा परिवार में सख्त नियम लागू रखते थे। उनका मानना था कि हर वंशज को अपनी क्षमता के बल पर जिंदगी जीनी चाहिए। पिताजी की कंपनी शुरुआती दौर में बहुत खराब चल रही थी और उसमें पहले ही बहुत सारा पैसा डूब चुका था। उन्हें उम्मीद थी कि मैं दादाजी की विरासत लेकर इस मुश्किल समय में उनकी मदद करूंगा, लेकिन मैंने उसकी जगह 3 माचिस की तीलियां चुन ली। जैसे ही मेरे गोद लिए हुए छोटे भाई को पूरी विरासत मिली, वह मौज मस्ती करने के लिए बाहर निकल गया, जैसे उसने जिंदगी की बाजी पहले ही जीत ली हो। अब उससे उम्मीद करना कि वह हमारे माता पिता का कर्ज चुकाएगा लगभग नामुमकिन था। माँ और पिताजी को पूरी रात चिंता में जागते देखकर मेरा दिल टूट गया। इसलिए मैंने चुपचाप पहली माचिस जलाई और विश मांगी। मैंने विश की कि माँ और पिताजी एक ही रात में अमीर बन जाएं। विश मांगने के बाद मैं राहत की सांस लेकर अपनी रजाई में लेट गया, लेकिन अगली सुबह तड़के ही माँ की चीख ने मुझे गहरी नींद से झकझोर कर उठा दिया। आग! आग लग गई! घर में आग लग गई! सब कुछ जलकर राख हो गया!
आग की लपटें पड़ोसियों के घर तक भी फैल गई थीं। अब हमें उन्हें भी करोड़ों का कॉम्पेंसेशन देना था। पिताजी जमीन पर सिर पकड़कर बैठे थे। उनका पूरा शरीर इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल गिर पड़ेंगे। मैंने अपनी मुट्ठी में जली हुई काली माचिस की तीली इतनी जोर से पकड़ ली कि मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? माँ पहले ही घबराई हुई थीं और जैसे ही उन्होंने मुझे यूं ही स्तब्ध खड़ा देखा, इतने दिनों से दबा हुआ उनका सारा गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उन बेवकूफ माचिस की तीलियों को नहीं चुना होता, माचिस, आग, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। यही हमारी किस्मत है। अगर तुमने 100 अरब की विरासत चुनी होती तो आज ये सब कभी नहीं होता। माँ गुस्से से कांप रही थीं और ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं। पिताजी ने चुपचाप उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया, थकान से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक शब्द भी नहीं कहा। मेरा सिर चकराने लगा। मैंने तो साफ साफ विश मांगी थी कि माँ और पिताजी रातों रात अमीर बन जाएं। फिर उनके साथ सब कुछ उल्टा क्यों हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे दोबारा जन्म लेने की वजह से इस जीवन में हर विश उलटी पूरी हो रही हो? जैसे ही यह ख्याल मेरे मन में आया, मैं तुरंत अपने कमरे में भागा और दूसरी माचिस की तीली निकाल ली। लेकिन इससे पहले कि मैं विश मांग पाता, घर का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ लात मारकर खोल दिया गया। हम लोग तुम्हारा कर्ज वसूलने के लिए इतनी देर से इधर उधर भागते फिर रहे हैं और तुम लोग घर में आराम कर रहे हो। ये आखिरी चेतावनी है। अगर कल तक पैसा नहीं मिला तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे हाथ काट दूंगा। पहले वाला लोन शार्क का कर्ज अभी तक चुकाया नहीं गया था और अब इस अचानक लगी आग ने माँ और पिताजी पर करोड़ों का कॉम्पेंसेशन भी लाद दिया था। मजबूरी में माँ और पिताजी ने मेरे गोद लिए हुए छोटे भाई को फोन किया। उन्होंने लगातार 10 बार कॉल किया, तब जाकर उसने फोन उठाया। माँ की आवाज पहले से ही कांप रही थी। बेटा, तुम्हारे पिताजी और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। दादाजी ने तुम्हें 100 अरब की विरासत दी है। हम ज्यादा नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ 3 करोड़ चाहिए। प्लीज, अगर हमने कर्ज नहीं चुकाया तो क्रेडिटर हमारे हाथ काट देंगे। उसके सोशल मीडिया पर उसने जो लिमिटेड एडिशन रोलेक्स अभी खरीदी थी, उसकी अकेले की कीमत ही 5 करोड़ थी। लेकिन जब उसने हमारे माता पिता को मदद की भीख मांगते सुना तो उसने सिर्फ एक लंबी सांस ली और बेबस बनने का नाटक करने लगा। माँ, पिताजी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको देना नहीं चाहता, लेकिन यह विरासत दादाजी ने खास तौर पर मेरे लिए छोड़ी है। मैं इसे यूं ही खर्च नहीं कर सकता। अगर किसी को दोष देना है तो मेरे बड़े भाई को दो, जिसने उस समय सिर्फ 3 माचिस की तीलियां चुनी थीं। माँ और पिताजी अभी कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उसने उनकी बात पूरी होने से पहले ही फोन काट दिया। उसके तुरंत बाद मेरे गोद लिए हुए भाई ने एक और पोस्ट डाल दी। उसकी गोद में एक छोटा सा कुत्ता था और उसके सिर पर शुद्ध सोने का एक छोटा क्राउन रखा हुआ था। कैप्शन में लिखा था, पैसा सिर्फ उन्हीं पर खर्च करना चाहिए जो उसके लायक हों। ये देखकर माँ और पिताजी गुस्से से पूरे कांपने लगे। अगले दिन लोन शार्क का पैसा चुकाने के लिए मैंने बचपन से जमा किए हुए अपने सारे स्नीकर्स बेच दिए, यहाँ तक कि अपना मोबाइल भी बेच दिया और उसकी जगह कुछ 100 युएन का एक सेकंड हैंड फोन खरीद लिया। माँ ने अपनी शादी के सारे गहने बेच दिए और पिताजी ने कार भी बेच दी। बहुत मुश्किलों के बाद हम किसी तरह कई मिलियन युएन इकट्ठा कर पाए। पिताजी की कसकर सिकुड़ी हुई भौहें आखिर थोड़ी ढीली पड़ी। इतना पैसा शायद कल का लोन शार्क का भुगतान करने के लिए किसी तरह काफी हो जाएगा। माँ भी थोड़ी शांत हुई। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और गंभीरता से बोली, बेकन, आज सुबह मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे माफ कर दो। माँ तुमसे माफी मांग रही है। मेरी नाक भर आई और मेरी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। शायद सच में मुझसे गलत चुनाव हो गया था। ठीक है, जाने दीजिए। जो हो गया सो हो गया। पैसा मर चुका है, लेकिन इंसान अभी जिंदा है। अगर उस 100 अरब की दौलत को खोकर हमें उसका असली चेहरा देखने को मिल गया तो शायद यह सौदा इतना बुरा भी नहीं था। किसने सोचा था कि जिस बच्चे पर हमें कभी तरस आया था, जिसे हमने अपने घर लाकर प्यार से पाला था, वही बड़ा होकर इतना एहसान फरामोश सांप निकलेगा। रात के खाने में सिर्फ सादे स्टीम्ड बंस थे, लेकिन फिर भी हम तीनों ने उस साधारण खाने में थोड़ी सी गर्माहट महसूस की। पिताजी ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करनी शुरू की और बहुत लंबे समय बाद उनकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। जब तक मेरे पास 2 हाथ और 2 पैर हैं, मैं दोबारा सब कुछ खड़ा कर सकता हूँ। उस रात मैंने दांत भींचकर दूसरी माचिस की तीली जला दी। मैं विश मांगता हूँ कि माँ और पिताजी अपाहिज हो जाएं और पूरी जिंदगी गरीबी में बिताएं। अगर मेरी पहली विश सचमुच उलटी पूरी हुई थी तो इस बार मैं जानबूझकर उलटी विश मांग रहा था। मेरी असली इच्छा सिर्फ इतनी थी कि माँ और पिताजी सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल जिंदगी जी। मैंने जली हुई माचिस की तीली को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे डर था कि अगर पिछली रात की तरह मैं फिर सो गया तो सुबह उठते ही मेरा सामना किसी और भयानक नाइटमेयर से होगा।
अब मुझे दौलत या ऊंचे स्टेटस की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ यही चाहता था कि मेरे माता पिता अपनी पूरी जिंदगी स्वस्थ और खुश रहें। मैं सुबह 5 बजे तक जागता रहा। तभी अचानक थकान की एक जबरदस्त लहर मेरे पूरे शरीर पर टूट पड़ी। मेरा शरीर लड़खड़ा गया। कुछ पल के लिए मेरी नजर धुंधली हो गई और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, पूरा घर बिल्कुल शांत था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे माता पिता के कमरे तक गया और दरवाजे से अंदर झांका। माँ और पिताजी दोनों आराम से सो रहे थे। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही मैं वापस अपने कमरे की ओर मुड़ने वाला था, उनके कमरे से एक साथ 2 भयानक चीखें गूंज उठीं। मैं तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर भागा और वह दृश्य देखकर लगभग बेहोश हो गया। कुछ ही पल पहले दोनों बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब उनके पैरों की सभी उंगलियां पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। वे अपने पैरों को पकड़कर दर्द से चीख रहे थे। मेरा सिर सुन्न पड़ गया और मैंने घबराकर तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। जब तक डॉक्टर पहुंचे, काला पड़ चुका हिस्सा उनके पैरों की उंगलियों से बढ़ते बढ़ते शरीर के निचले आधे हिस्से तक फैल चुका था। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही है, तुरंत एम्पुटेशन की तैयारी कीजिए। मैं वहीं लगभग गिर पड़ा। जैसे ही मुझे पिछली रात की अपनी विश याद आई, मुझे खुद से इतनी नफरत होने लगी कि मेरा मन हुआ खुद को टुकड़े टुकड़े कर दूं। बड़ी मुश्किल से जो पैसा हमने इकट्ठा किया था, वह पल भर में सर्जरी की फीस में खत्म हो गया। मुझे इस तरह टूटकर रोता देखकर कि मेरी सांस तक रुकने लगी थी, डॉक्टर भी सिर्फ सिर हिलाकर आह भर सके। हमें इसकी असली वजह नहीं पता। मुझे तो छोड़िए, मेरे अपने टीचर ने भी ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। अगले दिन लोन शार्क पैसे वसूलने अस्पताल पहुंच गए। धत्त तेरे की, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। ये मत समझना कि हॉस्पिटल में छिपकर बच जाओगे। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे हाथ काट कर ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे कमरे के अंदर आए और मेरे माता पिता के कटे हुए शरीर देखे, वे वहीं ठिठक गए। उनके चेहरों का सारा घमंड पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह दया ने ले ली। छोड़ो, जब पैसे हों तब लौटा देना। जाते जाते उन्होंने मुझे 200 यूएन भी दिए और कहा कि कुछ खा कर लेना। मैंने पैसे जेब में रखे तो मेरी उंगलियां तीसरी माचिस की तीली से टकराईं। पहली बार मैंने अच्छी विश मांगी थी, लेकिन उसका नतीजा भयानक निकला। दूसरी बार मैंने जानबूझकर उलटी विश मांगी ताकि बुरी विश अच्छे नतीजे में बदल जाए, लेकिन इस बार भी बुरी बात ही सच हो गई। ये विशेष पूरी करने वाली माचिस नहीं थीं, बल्कि मानो पेंडोरास बॉक्स की चाबी थीं। लेकिन अगर मैं विश ही न मांगूं तो वह भी एक बंद रास्ता था। तीसरी माचिस मेरी आखिरी उम्मीद थी, मेरे और मेरे माता पिता की किस्मत बदलने का आखिरी मौका। लेकिन अब मैं आखिर कैसी विश मांगूं? मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। मेरे माता पिता को अभी मेरी देखभाल की जरूरत थी, इसलिए फिलहाल मुझे माचिस वाली बात एक तरफ रखनी पड़ी। अचानक हुए एम्पुटेशन के बाद वे दोनों गहरे डिप्रेशन में चले गए। अपने पैर खोने के दर्द और दुख ने उन्हें दिन रात तोड़कर रख दिया था। लेकिन खुद इतनी तकलीफ में होने के बावजूद जब उन्हें दर्द के कारण नींद तक नहीं आती थी, तब भी वे मुझे दिलासा देने की पूरी कोशिश करते थे। हमें दर्द नहीं हो रहा, इसलिए तुम इतना दुखी मत हो। शायद ये ऊपर वाले की परीक्षा है। जब तक हम इसे सहते रहेंगे, आखिर में सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। मैंने अपने आंसू रोक लिए और खुद को मजबूत बनाए रखा। माता पिता के लिए कुछ पौष्टिक खाना खरीदने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करने लगा। बड़ी मुश्किल से कुछ दर्जन यूएन कमाने के बाद मैंने उनके लिए 1 पाउंड ब्रेस्ड बीफ खरीदा। अस्पताल लौटते समय पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि उसे देखकर माँ और पिताजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं हॉस्पिटल के कमरे में पहुंचा, माँ ने 1 कप उठाकर सीधे मेरे सिर पर दे मारा। निकल जाओ, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। फिर मैंने सिर घुमाया और देखा कि मेरा गोद लिया हुआ छोटा भाई, जो कई दिनों से गायब था, अचानक मेरे माता पिता के पास खड़ा था। उसने घमंड से अपना फोन मेरी तरफ लहराया, फिर मुड़कर प्यार से माँ और पिताजी को सहारा दिया। आप दोनों को लगा कि मैं इन दिनों बाहर मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन सच तो ये है कि मैं चुपके से अपने बड़े भाई पर नजर रख रहा था। मुझे बहुत पहले से ही इस पर शक था, इसलिए मैंने ड्रोन की मदद से ये वीडियो रिकॉर्ड की। इस वीडियो की हर चीज बिल्कुल असली है। मेरा बड़ा भाई ऊपर से भले ही दयालु दिखता हो, लेकिन अंदर से वह बेहद खतरनाक और निर्दयी इंसान है। वीडियो में मैं एक मैच को कसकर पकड़े हुए था और पूरी सच्ची नीयत से अपनी विश मांग रहा था। मेरी विश है कि मम्मी और पापा पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल्ड हो जाएं और गरीबी में जिए। मम्मी और पापा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तो यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से हमारी किस्मत इतनी खराब चल रही थी। तुम इतने समय से हमें कर्ज कर रहे थे। मैं घबरा गया और जल्दी जल्दी पूरी सच्चाई बता दी। मम्मी पापा, मेरी बात सुनो। ग्रैंडपा जो मैचेस मेरे लिए छोड़कर गए थे, वे विशेस पूरी कर सकते हैं। पहली बार मैंने विश की थी कि आप लोग रातों रात अमीर बन जाएं, लेकिन उसकी जगह आप बैंक्रप्सी में चले गए। इसलिए दूसरी बार मैंने जानबूझकर बिल्कुल उलटी विश मांगी। एक पल के लिए मम्मी और पापा की आंखों में हिचकिचाहट दिखाई दी, लेकिन तभी यांग डी आगे बढ़ा और उसने जोर से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तुम्हारे हिसाब से ग्रैंडपा के मैचेस से चाहे जो भी विश मांगो, उसके बाद सिर्फ डिजास्टर ही होता है ना? कितनी बकवास बात है।
वह तुम्हारे असली ग्रैंडपा थे। वह तुम्हें ऐसी चीज क्यों देकर जाते? मम्मी और पापा को उसकी बात सही लगने लगी और उनकी आंखों में लौटी हुई नरमी तुरंत फिर से ठंडी नफरत में बदल गई। आज से यांग डी ही हमारा इकलौता असली बेटा है। तुम सिर्फ बदकिस्मती लेकर आते हो। जितना दूर जा सकते हो हमारी जिंदगी से चले जाओ। मैं पूरी तरह टूट गया। आखिर सब कुछ ऐसा कैसे हो गया? यांग डी ने मेरा सारा सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और मैंने मौका देखकर उससे सवाल किया, ये सब तुम्हारी ही चाल है ना? तुम्हें 100 बिलियन की इनहेरिटेंस पहले ही मिल चुकी है, फिर भी तुम मम्मी और पापा को मुझसे छीनना क्यों चाहते हो? उसने मेरी तरफ देखा और तिरस्कार से मुस्कुराया। कोई खास वजह नहीं, बस मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमरे के अंदर वे तीनों हंसते हुए खुशी खुशी बातें कर रहे थे और मैं अस्पताल के भीड़-भाड़ वाले कॉरिडोर में, जहां चारों तरफ लोग आ जा रहे थे, एक पूरे क्लाउन की तरह अकेला खड़ा रह गया। अपनी पिछली जिंदगी में यांग डी ने मम्मी और पापा को बेरहमी से नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस जिंदगी में वह खुद उनके करीब आने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वह किसी अच्छे इरादे से ऐसा नहीं कर रहा था। मुझे जितनी जल्दी हो सके सच का पता लगाना था, वरना पिछली जिंदगी की ट्रेजेडी फिर से दोहराई जाती। मेरा पहला शक यही था कि यांग डी ने मेरे हाथ वाले मैचेस बदल दिए थे। शायद विशेष पूरी करने वाले मैचेस की जगह उसने कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स रख दिए थे जो सिर्फ डिजास्टर लाते थे। मैंने अपनी हर चीज बेच दी और बहुत सारा पैसा उधार लेकर एक डिटेक्टिव को हायर किया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा मुझे पूरी तरह तोड़ गया। वे तीनों मैचेस सचमुच ग्रैंडपा ने ही मेरे लिए छोड़े थे। यांग डी ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं था। बदलना तो बहुत दूर की बात थी। मैं डिटेक्टिव को और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पैसे देना चाहता था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। तुमने सिर्फ 3 मैचेस की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए उधार लेकर मुझे हायर किया। क्या तुम पागल हो? मेरी अजीब हरकतों की वजह से पूरे डिटेक्टिव सर्कल ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। जब साइंस कोई जवाब नहीं दे सकी तो मेरे पास सुपरनैचुरल का सहारा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने ऑनलाइन कई पोस्ट्स किए और देखते ही देखते उन्होंने बड़ा हंगामा मचा दिया। फिर एक बहुत सम्मानित मास्टर ने खुद मुझसे संपर्क किया और कहा कि वह मेरी फ्री में मदद करेंगे। मैं खुशी से झूम उठा और उसी रात उनके पास पहुंच गया। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद मास्टर की आंखें भी आंसुओं से लाल हो गईं और उन्होंने अपनी छाती थपथपाकर वादा किया कि वह मेरी जरूर मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने उन मैचेस को बहुत देर तक बार बार हर तरफ से देखा, फिर भी उन्हें उनमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। आखिर में वह सिर्फ मुझे यही कहकर दिलासा दे सके कि बुरे लोगों को एक दिन हेवन जरूर सजा देता है। अगर समस्या मैचेस में नहीं थी तो क्या समस्या मुझ में थी? लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले मेरा पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था। मेरे शरीर से लेकर मेरी मेंटल स्टेट तक सब कुछ बिल्कुल स्वस्थ था। जब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, तभी अचानक मुझे मेरे अडॉप्टेड ब्रदर की भेजी हुई एक पिक्चर मिली। भाई, मम्मी और पापा ने मुझे तुम्हारा कमरा दे दिया। ओह, और लगता है ये वही ट्रांसफॉर्मर है जिसे तुम बचपन से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मुझसे गलती से ये टूट गया। तुम मुझे दोष नहीं दोगे, है ना? मैंने अपना फोन इतनी जोर से पकड़ लिया कि मेरी उंगलियों की गांठें सफेद पड़ गईं। वही ट्रांसफॉर्मर ग्रैंडपा की छोड़ी हुई आखिरी निशानी था जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। गुस्सा सीधे मेरे सिर पर चढ़ गया और मेरा मन किया कि अपने अडॉप्टेड ब्रदर के टुकड़े टुकड़े कर दूं। लेकिन तभी मेरी नजर पिक्चर के कोने में मौजूद एक छोटी सी डिटेल पर पड़ी। उसे मास्टर की अभी अभी कही हुई बात से जोड़ते ही मुझे अचानक सब कुछ समझ में आ गया। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि इस जिंदगी में मैंने जो पहली 2 विशेस मांगी थीं, वे मुझे वह क्यों नहीं दे पाईं जो मैं चाहता था। और मुझे यह भी पूरी तरह समझ आ गया कि मेरी तीसरी विश आखिर क्या होनी चाहिए। जब मैंने अपने किराए के कमरे में तीसरी मैच जलाई तो मेरा पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच्चाई इतने समय से मेरे इतने करीब थी, फिर भी मुझे उसे समझने में इतना समय लग गया। जैसे ही मैच पूरी तरह जलकर बुझी, मेरी नजर खिड़की के बाहर एक लाल डॉट पर पड़ी जो एक पल के लिए चमका। जैसा मैंने सोचा था, मेरा अडॉप्टेड ब्रदर अब भी ड्रोन के जरिए मेरी निगरानी कर रहा था। मैंने बिल्कुल शांत रहकर जली हुई मैच स्टिक की एक फोटो खींची और उसे भेज दी। मैंने अपनी तीसरी विश मांग ली है। कुछ ही दिनों में तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे। उसने जवाब में सिर्फ एक आई रोल इमोजी भेजा। मेरा उससे बहस करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैं बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। उस रात मैंने बहुत लंबे समय बाद सबसे सुकून भरी नींद ली। मुझे पूरा विश्वास था कि जब मैं जागूंगा तो मेरे सामने एक खुशहाल और पूरा जीवन मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जब आखिरकार मेरी आंख खुली तो मेरे सामने खड़ा इंसान मेरा अडॉप्टेड ब्रदर था। मैं खुशी से भर उठा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैच इतनी जल्दी मेरी विश पूरी कर देगी।
तो तुम इतनी जल्दी मुझसे रहम की भीख मांगने आ गए? इतने साल हम भाई रहे हैं, इसीलिए अगर तुम ग्रैंडपा की इनहेरिटेंस का आधा हिस्सा मुझे दे दो तो मैं इस बात को यहीं खत्म कर दूंगा। मेरे अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। कल जब मेरे अडॉप्टेड ब्रदर ने मेरा टूटा हुआ ट्रांसफॉर्मर दिखाकर मुझे चिढ़ाने के लिए फोटो भेजी थी, तभी मैंने उस तस्वीर के कोने में छिपा हुआ एक बेहद बारीकी से बनाया गया सिंबल देख लिया था। वह सिंबल ब्लैक मार्केट के सबसे बदनाम डेस्पेराडो वल्चर का था। वल्चर पैसे लेकर काम करता था, कीमत सही हो तो वह किसी भी टारगेट और किसी भी जॉब को स्वीकार कर लेता था। अपनी पिछली जिंदगी में जब मेरे अडॉप्टेड ब्रदर ने मुझे कर्ज किया था, तब मैंने बहुत बड़ी रकम देकर उसे अपना बॉडीगार्ड हायर किया था। इसीलिए मैं उस निशान को देखते ही पहचान गया। जैसे ही मैंने उस सुराग का पीछा करना शुरू किया, मुझे जल्दी ही पता चल गया कि जिस समय मैंने पहली विश मांगी थी कि मेरे मम्मी पापा अमीर बन जाएं, ठीक उसके तुरंत बाद मेरे अडॉप्टेड ब्रदर ने ब्लैक मार्केट पर एक ऑर्डर दिया था। सच तो यह था कि मेरी पहली विश वास्तव में पूरी हो चुकी थी। वह मेजर शेयर होल्डर जिसने पापा की कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया था, उसने पैसे लेकर अपने लोगों को पहले ही भेज दिया था। लेकिन रास्ते में ही मेरे अडॉप्टेड ब्रदर द्वारा हायर किए गए मर्सिनरीज ने वह पूरी रकम लूट ली। इतना ही नहीं, मेरे मम्मी पापा के घर से जुड़ी वह भीषण फायर भी वल्चर का ही काम थी। पहली मैच ने सचमुच मेरी विश पूरी की थी। बेवकूफ मैं था जिसने अपने अडॉप्टेड ब्रदर की बातों में आकर ये मान लिया कि विशेस उल्टे तरीके से पूरी होती हैं। इसलिए दूसरी बार मैंने जानबूझकर बिल्कुल उलटी विश मांगी। लेकिन मैचेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विश अच्छी है या बुरी। मैं जो भी विश मांगता, मैच उसे पूरा कर देती। यही वजह थी कि दूसरी बार मेरे मम्मी पापा सचमुच डिसेबल्ड हो गए। मास्टर का मतलब भी यही था जब उन्होंने कहा था कि मैचेस में कोई समस्या नहीं है। सच्चाई जानने के बाद मैंने पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी तीसरी विश मांगी थी, और जैसा मैंने सोचा था, अगले ही दिन मेरा अडॉप्टेड ब्रदर खुद मुझे ढूंढता हुआ आ गया। मैं घमंड से भरा खड़ा था, उसके मुझसे रहम की भीख मांगने का इंतजार कर रहा था। लेकिन यांग डी की आंखों में अजीब सी खिल्ली उड़ाने वाली मुस्कान थी, जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। उसने आराम से एक मिरर मेरी तरफ बढ़ा दिया। भाई, मुझे सच में जानने की बड़ी उत्सुकता है। आखिर तुमने ऐसी कौन सी विश मांगी थी कि खुद को इतना डरावना बना लिया? एक पल में मेरे पूरे शरीर में भयानक डर दौड़ गया। मैंने घबराकर मिरर हाथ में लिया और जैसे ही उसमें अपना चेहरा देखा, मेरी चीख निकल गई और मैंने उसे दूर फेंक दिया। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं जरूर कुछ गलत देख रहा हूँ। मैं इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने नीचे फर्श पर टूटे हुए मिरर के टुकड़ों की तरफ देखा। लेकिन इस बार खून जमा देने वाली सच्चाई ने मुझे हथौड़े की तरह आकर मारा। मिरर अनगिनत टुकड़ों में टूट चुका था और हर एक टुकड़े में वही भयानक चेहरा मुझे घूर रहा था। कांपते हुए मैंने अपने चेहरे की त्वचा को छुआ। मेरी उंगलियों के नीचे लटकती हुई बूढ़ी और झुर्रियों से भरी स्किन महसूस होते ही मुझे इतनी घिन आई कि मुझे उल्टी होने वाली थी। सिर्फ एक ही रात में मैं किसी तरह 70 साल बूढ़ा हो चुका था। यह असंभव था। मैं तो विशेस के पीछे छिपा पूरा नियम समझ चुका था। फिर भी मेरी तीसरी विश क्यों नाकाम हो गई? यांग डी ने भी ऐसा चेहरा बनाया जैसे वह सच में हैरान हो। कितनी अजीब बात है। ये मैचेस इंसान की कोई भी विश पूरी कर सकती हैं, फिर भी न जाने कैसे तुमने खुद को ही एक मॉन्स्टर बना लिया। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई अजीब सा ऑब्सेशन हो? उसकी बात सुनते ही मेरा दिल ऐसे मरोड़ खाने लगा जैसे किसी ने उसे पकड़कर पूरी ताकत से निचोड़ दिया हो। अगर सचमुच मैचेस में कोई खराबी नहीं थी तो मेरी तीसरी विश जरूर पूरी होनी चाहिए थी। मैंने विश मांगी थी कि यांग डी को उसके किए की सजा मिले। फिर वह सारी सजा उल्टा मुझ पर ही क्यों आ गिरी? मैं झपट कर उसके पास पहुंचा और उसका कॉलर पकड़ लिया। ये सब तुम्हारी ही चाल है ना? क्या तुमने किसी तरह का डार्क ट्रिक इस्तेमाल किया ताकि सारी सजा पलटकर मुझ पर आ जाए? यांग डी ने एक एक करके मेरी उंगलियां अपने कॉलर से हटाईं और तिरस्कार भरी नजर से मुझे देखा। डार्क ट्रिक? तुम्हारे जैसे इंसान पर इतनी एडवांस्ड चीज इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। भाई, वैसे भी अब तुम मरने ही वाले हो, इसलिए तुम्हें एक राज बता देता हूँ। मैं भी रिबॉर्न हुआ हूँ। मेरी आंखें फैल गईं और मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। पिछली जिंदगी में यांग डी ने इन्हीं मैचेस से विशेस मांगकर मुझे और मेरे मम्मी पापा को इतनी बुरी तरह बर्बाद किया था कि हम सबकी मौत भी चैन से नहीं हुई थी। अगर वह भी रिबॉर्न हुआ था तो इस जिंदगी में उसे भी मैचेस के लिए मुझसे लड़ना चाहिए था। मैंने जितना भी सोचा, मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। फिर तुमने मैचेस मुझे लेने क्यों दिए? क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं इन्हीं से तुमसे बदला ले लूंगा? यांग डी इतनी जोर से हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। भाई,
मुझे पता था कि तुम मुझसे नफरत करोगे। मुझे यह भी पता था कि तुम्हारी तीसरी विश यही होगी कि मेरी मौत बहुत दर्दनाक हो। लेकिन अब मुझे देखो, मैं बिल्कुल सही सलामत यहाँ खड़ा हूँ, जबकि तुम खुद इस घिनौने रूप में बदल चुके हो। तुम्हारा गुस्सा देखकर तो लगता होगा जैसे तुम्हारे फेफड़े फटने वाले हैं, है ना? मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। फिर यांग डी मेरे कान के पास झुककर रहस्यमयी आवाज में बोला, ये तीनों मैचेस सचमुच विशेष पूरी कर सकती हैं, लेकिन जो इंसान इन्हें इस्तेमाल करता है आखिर में उसी पर बैकलैश होता है। पिछली जिंदगी में मैंने 2 विशेष इस्तेमाल करके तुम्हें और मम्मी पापा को बेहद दर्दनाक मौत दिलाई थी, लेकिन तुम्हारी मौत के कुछ समय बाद ही मेरा पूरा शरीर सड़ने लगा। मैंने तीसरी विश से खुद को ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मुझे असली सच्चाई पता चली। जो भी इंसान मैचेस का इस्तेमाल करता है उसे बैकलैश जरूर झेलना पड़ता है। वह बोलते बोलते और भी ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। इसीलिए इस जिंदगी में मैंने जानबूझकर मैचेस तुम्हें लेने दिए। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम विशेष मांगो और फिर उसी बैकलैश का शिकार बनो जैसे पिछली जिंदगी में मैं बना था। तुम्हारा पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ता रहेगा और तुम असहनीय दर्द में तड़पते हुए जिंदा रहोगे। यांग डी ने अपना फोन उठाकर मेरी बदहाल हालत की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और हंसते हुए बोला, भाई, अगले 10 सालों में आज जितने ठीक दिख रहे हो उससे बेहतर कभी नहीं दिखोगे, इसलिए तुम्हारी यह आखिरी ठीक ठाक शक्ल अच्छी तरह रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आने वाले पूरे 10 सालों में तुम्हारे शरीर की हर चीज, हड्डियों से लेकर बालों तक, थोड़ा थोड़ा करके सड़ती जाएगी। हर दिन तुम असहनीय पीड़ा में जियोगे और अगर तुम सुइसाइड करने की कोशिश भी करोगे तब भी मर नहीं पाओगे। तुम्हें न ठीक से जीने दिया जाएगा और न ही मरने दिया जाएगा। पिछली जिंदगी में यही दर्द मुझे पागल बना चुका था, लेकिन चिंता मत करो भाई, इस जिंदगी में मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर्स हायर करूंगा और सबसे महंगी मेडिसिन खरीदूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर सेकंड, हर मिनट तुम पूरी तरह होश में रहो। तभी तो मैं सच्चे भाई होने का फर्ज निभा पाऊंगा। उसके सामने लगभग पागल हो चुके यांग डी को देखकर मुझे सिर्फ निराशा महसूस हुई। जब मम्मी पापा पहली बार उसे घर लाए थे तब वह इतना दुबला पतला और छोटा था कि किसी बेसहारा स्ट्रे बच्चे जैसा लगता था। उसे बस मेरे पीछे पीछे घूमना और मुझे बिग ब्रदर कहना आता था। मैंने उसे सिर्फ एक कैंडी दी थी और वह इतना भावुक हो गया था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कसम खाई थी कि बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाएगा और मुझे ढेर सारे स्नैक्स खरीद कर देगा। हमारा पूरा परिवार उससे बहुत प्यार करता था और उसे लगभग सिर पर बिठाकर रखता था। वह स्वभाव से बहुत सेंसिटिव था, इसलिए बचपन से लेकर आज तक उसने जो भी पहना या इस्तेमाल किया वह बिल्कुल मेरे जैसा होता था और कई बार तो मुझसे भी बेहतर। मुझे विश्वास था कि अगर हम उसे भरपूर प्यार देंगे तो वह बड़ा होकर दयालु, समझदार और खुले दिल वाला इंसान बनेगा। लेकिन मैं गलत था। कुछ लोग जन्म से ही अंदर से सड़े हुए होते हैं। तभी मैंने एक ही झटके में अपने चेहरे पर लगी इंसानी स्किन मास्क उतार फेंकी। यांग डी की हंसी उसी पल रुक गई। उसकी आंखें इतनी फैल गईं कि जैसे बाहर निकल पड़ेंगी। मैं धीरे धीरे अपनी पॉकेट से एक मैच निकालकर उसकी तरफ लहराने लगा। वह सिर्फ एक साधारण मैच थी। असली तीसरी मैच तो मैंने अब तक इस्तेमाल ही नहीं की थी। मेरे पास अभी भी एक विश बची हुई थी। तो बताओ, इस बार तुम्हारे हिसाब से मैं क्या विश मांगने वाला हूँ? यांग डी के चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। क्या तुम्हें बैकलैश से डर नहीं लगता? मैं मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। अब तक भी तुम्हें असली बात समझ नहीं आई। तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हें बैकलैश इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि तुमने मैचेस का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। तुमने बहुत सारे पाप किए थे, इसलिए तुम्हें उसकी सजा मिली। सिर्फ विश मांगने से बैकलैश नहीं होता। इस जिंदगी में भले ही मैंने अपनी दूसरी विश से मम्मी पापा को डिसेबल्ड बना दिया था, लेकिन मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे गलती से लगा था कि विशेस उल्टे तरीके से पूरी होती हैं। उसे जानबूझकर किया गया पाप नहीं माना जा सकता। अभी मैंने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया कि मुझ पर बैकलैश हुआ है ताकि मैं तुम्हें सब कुछ कबूल करवाने के लिए फंसा सकूं। और अभी तुमने जो एक एक शब्द कहा है वह सब रिकॉर्ड होकर मम्मी पापा के पास भेजा जा चुका है। अब वे तुम्हारा असली चेहरा देख चुके हैं और अब मैं इस तीसरी मैच का इस्तेमाल करके तुम्हें तुम्हारे हर अपराध की कीमत खून से चुकवाऊंगा। यांग डी ने एक तेज चीख मारी और मेरी तरफ झपट पड़ा। वह मैच मुझे दे दो। अगले ही पल हम दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। वह पागल कुत्ते की तरह लड़ रहा था, बेतहाशा हाथ पैर चला रहा था और उसने पास रखी एक चेयर उठाकर पूरी ताकत से मेरे सिर पर दे मारी। एक जोरदार धमाके के साथ मैं जमीन पर गिर पड़ा और मैच मेरे हाथ से छूटकर थोड़ी दूर जा गिरी। यांग डी ने तुरंत उसे उठा लिया और जला दिया। मेरी विश है कि तुम्हारा पूरा शरीर सड़ जाए और तुम्हारी मौत बेहद दर्दनाक हो। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। पिछली जिंदगी में तुम पहले ही दूसरों को कर्ज करने के लिए मैचेस का इस्तेमाल करके भयानक अंजाम भुगत चुके हो और अब इस जिंदगी में भी तुम फिर किसी को कर्ज करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें बैकलैश का जरा भी डर नहीं है? यांग डी ने जानबूझकर नकली हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लीं।
तुम्हें कर्ज करूं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कर्ज नहीं कर रहा था। मुझे तो लगा था कि ये मैचेस हमेशा उलटी विश पूरी करती हैं। मेरी गलती। असल में तो मैं यही विश करना चाहता था कि मेरे प्यारे भाई की सेहत हमेशा अच्छी रहे और वह खुशहाल परफेक्ट लाइफ जिए। फिर उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं। उसके होंठों के कोने ऊपर उठे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों से झट टपक रहा था। लेकिन अब तो मैच जल चुकी है, इसलिए मैं इसे ठीक भी नहीं कर सकता। मेरा भाई इतना दयालु इंसान है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे माफ कर दोगे, है ना? मैंने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। मेरी तीसरी विश ये होने वाली थी कि मम्मी पापा लंबी स्वस्थ जिंदगी जी और तुम्हें तुम्हारे हर अपराध की उचित सजा मिले। यांग डी ने बेसब्री से जीभ चटकाई। एक मैच, एक विश। मैं अपनी विश पहले ही मांग चुका हूँ, अब अपनी विश अगली जिंदगी के लिए बचा कर रखना। वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन ठीक उसी पल मैंने अपने पीछे से अभी अभी जली हुई एक और मैच स्टिक निकालकर उसके सामने कर दी। छोटे भाई, कहीं तुम्हें सच में यह तो नहीं लगा कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि असली तीसरी मैच तुम्हारे सामने लहराऊं और तुम्हें उसे चुराने दूं? जो मैच तुमने छीनी थी वह तो बस एक बिल्कुल साधारण मैच थी। जो मैंने अभी जलाई है वही असली तीसरी मैच थी। यांग डी का चेहरा उसी पल गुस्से से विकृत हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया, सच में तुमने मुझे धोखा दे दिया। फिर उसके चेहरे पर शिकायत और आत्मदया के भाव आ गए। तुम बचपन से अपने मम्मी पापा के साथ एक खुशहाल परिवार में पले बढ़े। भाई, तुमने पूरी जिंदगी खुशियां देखी हैं, फिर तुम मेरे जैसे अनाथ को चैन से क्यों नहीं जीने देते? अगर मैंने ये बात पहले सुनी होती तो शायद मुझे फिर से उस पर तरस आ जाता, लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी। कुछ लोग जन्म से ही एहसान फरामोश होते हैं। तुम उनके लिए चाहे जितना भी कर दो, उन्हें हमेशा यही लगेगा कि वह कम है। यांग डी ने दांत भींचकर गुर्राते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मैच तुम्हारे पास है? उसके बिना भी मैं तुम्हें ऐसी हालत में पहुंचा सकता हूं कि तुम खुद मौत की भीख मांगोगे। उसने तेजी से अपने फोन की स्क्रीन पर कई बार टैप किया। अगले ही सेकंड दरवाजे के बाहर से ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए लोगों का एक बड़ा झुंड अंदर घुस आया। सबसे आगे चल रहा था ब्लैक मार्केट का सबसे बदनाम डेस्पेराडो वल्चर। यंग मास्टर, आपका क्या ऑर्डर है? यांग डी ने सीधे मेरी तरफ उंगली कर दी। मैंने सुना है लोगों को तोड़ने में तुम सबसे माहिर हो। तुम्हारे सामने सबसे मजबूत इंसान भी ट्रेनिंग के बाद कुत्ता बन जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भाई को अच्छी तरह टॉर्चर करो, जितना ज्यादा क्रूर हो सके उतना अच्छा। शुरुआत उसके चेहरे पर गैसोलीन डालकर उसे जलाने से करो। मुझे उसका वह सिडक्टिव चेहरा सबसे ज्यादा नफरत दिलाता है। सिडक्टिव? मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मैं तो पूरी जिंदगी एक शट इन नर्ड रहा था। मैंने आखिर कब किसी को सिड्यूस किया था? मेरे चेहरे पर फैली उलझन देखकर यांग डी ने आखिर वह सारी जलन उगल दी जो उसने सालों से अपने दिल में दबा कर रखी थी। तुमने इतनी सारी लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित किया कि तुम्हें खुद याद भी नहीं कि वे कौन थीं। किंडरगार्टन में एक अमीर लड़की मुझे बहुत पसंद करती थी, लेकिन फिर तुम उसके पास गए और उससे बस कुछ बातें की। उसके बाद उसने मुझसे दोबारा कभी बात ही नहीं की। अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं बहुत पहले ही किसी अमीर परिवार में शादी करके एक सम्मानित यंग मास्टर बन चुका होता। मुझे इस परिवार में रहकर हर जगह लोगों की नज़र में छोटा महसूस नहीं करना पड़ता। जिस पल उसने यह कहा, मुझे आखिरकार सब समझ आ गया और मेरा मन हुआ कि अपनी आंखें घुमा लूं। उस अमीर लड़की का परिवार गंदे और गैरकानूनी धंधों में शामिल था। जब मैंने देखा कि वह यांग डी के करीब आ रही है तो मुझे डर हुआ कि कहीं वह किसी खतरनाक मामले में न फंस जाए। इसीलिए मैंने उसे उससे दूर रहने की चेतावनी दी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी छोटी सी बात का इतने सालों तक बदला अपने दिल में रखेगा। मैंने उसकी तरफ देखा और सपाट आवाज में कहा, क्या तुम्हें यह भी पता है कि बाद में उसके पूरे परिवार को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था? लेकिन यंग डी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसके दिमाग में मैं हमेशा वही बड़ा भाई था जो उसे कभी सफल होते नहीं देख सकता था। जल्दी करो और मेरे भाई का चेहरा जला दो, वह चिल्लाया। काले कपड़ों वाले आदमी जोर से बोले और एक बड़ा सा गैसोलीन का ड्रम बाहर लाए, लेकिन अगले ही पल उसमें भरा सारा गैसोलीन यंग डी के ऊपर उड़ेल दिया गया। वह अविश्वास से चीख पड़ा, बेवकूफों, क्या तुम अंधे हो? मैंने कहा था मेरे भाई का चेहरा बिगाड़ो, मेरा नहीं। वल्चर, जो कुछ ही पल पहले उसके सामने झुक झुक कर बात कर रहा था, अचानक आगे बढ़ा और यंग डी के पेट में जोरदार लात मार दी। मैं दशकों से इस धंधे में हूँ और पहली बार किसी को मुझे मुफ्त में बेवकूफ बनाने की कोशिश करते देखा है। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे सोने की ईंटों से भरा पूरा डिब्बा दोगे। मैंने सोचा था कि तुम कोई अमीर घराने के नौजवान हो, लेकिन आज पता चला कि उन सारी गोल्ड बार्स के अंदर सिर्फ चॉकलेट भरी थी। तुमने सच में हमें बेवकूफ समझ लिया और ऊपर से हमें ही इडियट कहने की हिम्मत करते हो। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मेरी तीसरी इच्छा यानी यंग डी को उसके कर्मों की सजा मिलना अब असर दिखाना शुरू कर चुकी थी। यंग डी चीखते हुए पीछे लड़खड़ा गया। ये मैंने नहीं किया। मेरे भाई ने मैच की मदद से उन गोल्ड बार्स पर कर्ज कर दिया था। उसके आसपास खड़े सारे आदमी जोर जोर से हंस पड़े। कर्स, तुम क्या किसी फेरी टेल के प्रिंस हो? वल्चर ने लाइटर जलाते हुए ताना मारा।
चलो लड़कों, इसे थोड़ी आग दिखाते हैं, शायद इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। जब यंग डी की दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, मैंने उस अफरा तफरी का फायदा उठाया, किराए के अपार्टमेंट से बाहर निकला और पूरी ताकत से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि यंग डी ने अपनी जिंदगी में हर तरह के बुरे काम किए थे, फिर भी निकलने से पहले मैंने उसके लिए पुलिस को फोन कर दिया। आखिर अगर मैं बस खड़ा होकर उसे मरते हुए देखता रहता तो कानून की नजर में मैं भी दोषी होता। घर पहुंचते ही माँ और पापा दौड़कर आए और मुझे कसकर गले लगा लिया। वे बार बार मुझसे माफी मांगने लगे। अगर वे रिकॉर्डिंग्स नहीं होती तो हम पूरी तरह उसके धोखे में आ जाते। हमें माफ कर दो बेकन, हमने सच में तुम्हें गलत समझा। मेरी तीसरी इच्छा यही थी कि माँ और पापा स्वस्थ और खुश रहें। कुछ ही समय बाद हमें एक नए बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट की तरफ से सूचना मिली। वे चाहते थे कि मेरे माता पिता इलाज करवाने वाले पहले वॉलंटियर्स बने और पूरा इलाज बिल्कुल मुफ्त था। मेरे माता पिता को ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पर ले जाया गया, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद वे अपने पैरों पर दौड़ते हुए बाहर आए। ये नई बायोटेक इंसानी शरीर के साथ इतनी अच्छी तरह जुड़ गई थी कि वे फिर से दौड़ सकते थे, कूद सकते थे और ऐसा लगता था मानो उनके असली पैर कभी गए ही नहीं थे। जिस इन्वेस्टर ने पहले मेरे माता पिता में निवेश करने का फैसला किया था, उसने भी उन्हें फिर से ढूंढ लिया और दोबारा पार्टनरशिप शुरू कर दी। उसने माँ और पापा का पूरा साथ दिया ताकि वे अपनी जिंदगी नई शुरुआत के साथ फिर से बना सकें। कुछ दिनों बाद हमें यांग डी के बारे में खबर मिली। उसके शरीर का 99% से भी ज्यादा हिस्सा बुरी तरह झुलस चुका था और उस असहनीय दर्द की यातना ने उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह छीन लिया था। माँ, पापा और मैंने बिना कुछ कहे तय कर लिया कि हम उससे मिलने नहीं जाएंगे। उसने हमें कभी अपना परिवार नहीं माना, इसलिए अब उसके पास जाकर ऐसी दया दिखाने का कोई मतलब नहीं था जिसकी उसने कभी कद्र नहीं की। कुछ महीनों बाद मेरे माता पिता की नई कंपनी सफलतापूर्वक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई और किस्मत ने भी उनका पूरा साथ दिया। सही समय पर सही मौका मिलने की वजह से उन्होंने न सिर्फ अपना हर कर्ज चुका दिया, बल्कि देखते ही देखते बहुत बड़ी दौलत भी कमा ली। दूसरी तरफ यांग डी अपने मुंह में पेन दबाकर एक के बाद एक माफी के पत्र लिखता रहा। वह कहता था कि वह नासमझ था। वह कहता था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह हमसे एक और मौका देने की भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी लिखी हर एक माफी सीधे कूड़ेदान में फेंक दी गई। हम सब दिल से सच्चाई जानते थे। यांग डी को अपने किए पर पछतावा नहीं था, उसे सिर्फ डर था। बीमारी और दर्द की कभी न खत्म होने वाली यातना के बीच यांग डी किसी तरह पूरे 3 साल तक जिंदा रहा। जब आखिरकार उसकी मौत हुई तो हमने उसका अंतिम संस्कार एक प्रोफेशनल कंपनी को सौंप दिया। मैंने सुना था कि उसके मरने तक उसके शरीर पर स्वस्थ मांस का एक भी टुकड़ा बाकी नहीं बचा था। कुछ जगहों पर तो सड़न इतनी गहरी हो चुकी थी कि हड्डियां तक साफ दिखाई देने लगी थीं। यंग डी की मौत के बाद दादाजी द्वारा उसके नाम छोड़ी गई 100 अरब की विरासत कानूनी रूप से मेरे नाम ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन मैंने उस पैसे को यांग डी की तरह ऐशो आराम और फिजूल खर्ची में बर्बाद नहीं किया। मुझे अच्छी तरह पता था कि दादाजी और उनकी पीढ़ी ने उस समय बिजनेस की दुनिया में कितनी कठिन लड़ाइयां लड़ी थीं। उस धन का एक एक पैसा उनके खून, पसीने और अनगिनत त्याग से कमाया गया था। मैंने उस विरासत का आधा हिस्सा चैरिटी में दान कर दिया और बाकी आधे से एक लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लान तैयार की। कुछ और साल बीत गए। मेरे माता पिता देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। मैंने ग्रेजुएट स्कूल सफलतापूर्वक पूरा किया और अपनी इच्छा से कंपनी में सबसे निचले पद से काम शुरू किया। माँ और पापा बहुत पहले ही तय कर चुके थे कि भविष्य में परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी होगी और मैं ही उनका उत्तराधिकारी बनूंगा। इसलिए चाहे आगे कुछ भी हो, मैं हमेशा पूरी मेहनत करता रहूंगा। मैं न अपने माता पिता की उम्मीदों को टूटने दूंगा और